अब वो पॉइंट्स आपको लाजमी क्लियर होने चाहिए। अब अगर आप पॉइंट्स की ठीक है। लिस्ट देखें तो ये कुछ पॉइंट्स ये हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने है ना, और कुछ इसके अलावा भी हो जी सकते सर। हैं। अब इन पॉइंट्स को ठीक आपने वन बाय वन, तमाम तर जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड करना है, सीखना है। क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है, ताकि कोई मसला ना हो आपको। ठीक है, है। क्योंकि आपके जो मोस्टली थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं वो इन्हीं में से आपसे पूछे जाते हैं। और आपका जो इशू ठीक है वो आई थिंक मेजरली जो आपको अभी क्वेश्चंस को टैकल करने में या क्वेश्चन को सोल्व करने में जो इशू आ रहा है, वो यही वाला स्टैंडर्ड है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसा ही है। जी सर। जी सर। अच्छा, पहली चीज, हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है? तुम्हारे हमारे पास जितने भी हमारे पास टेंजिबल एसेट, यही है ना डेफिनेशन पर, जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि टेंजिबल एसेट की फॉर्म में हमारे पास जो भी एसेट हमारे पास हैं, और सेकंडली जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। जी सर। ठीक हो गया? इसी ठीक। तरह हम इन एसेट को रिकॉग्नाइज कब करते हैं? एक हमारे पास टेंजिबल एसेट है और एक इनटेंजिबल एसेट है। याद रखिएगा कि हम टेंजिबल एसेट को कंसिडर कर रहे हैं, वो चीज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और एक इनटेंजिबल एसेट है जिसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है, जो कि IS 38 है। क्लियर? यस सर। ठीक। तो अभी हम टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं, वो तमाम तरह एसेट जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिनकी लाइफ एक साथ ज्यादा है, वो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, जो हम अक्सर बोल होते हैं ना कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, तो उससे मीन्स कि ये तमाम तरह एसेट्स। ठीक। अब इसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, इसको अपनी बुक में लिखेंगे कब? यानी जो एसेट्स हैं, इनको कब हम पे लाजिम हो जाता है कि हमने अपने रिकॉर्ड में इसको अपडेट करना है और लिख लेना है कि डेबिट एसेट, क्रेडिट कैश, क्रेडिट बैंक। सर एक्विजिशन पे। जी एक्विजिशन पे। जी जी, एक्विजिशन बैंक। ठीक हो गया? पहली चीज तो ठीक। आपने दो टेस्ट कंडक्ट कर लेने हैं लिखने से पहले कि क्या उससे आपको बेनिफिट है, प्रोबेबल बेनिफिट। एक होता है ना जी सर। पॉसिबल बेनिफिट, मैंने वर्ड पॉसिबल नहीं यूज किया। याद ठीक। रखिएगा कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स में या MCQs में आता है कि जी सर। पॉसिबल बेनिफिट, तो आपने पॉसिबल मैंने वर्ड यूज नहीं किया। उससे क्या ठीक। प्रोबेबल बेनिफिट होगा आपको। जी सर, प्रोबेबल बेनिफिट नोट होगा। करने, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मसला ना हो। ठीक है। रिलायबल मायर। और रिलायबल मेजरमेंट। ठीक। ठीक हो गया? रिलायबल मेजरमेंट। जी। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आते हैं तो आप अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स नहीं है, दोनों में से आप उसकी रिलायबल मैं ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। क्लियर? ठीक। लेकिन आप उसकी ठीक। कॉस्ट ही मेजर नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताओ कि आप बुक में क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते फिर। नहीं लिख सकते ना। ठीक। फिर आपके पास उसकी कॉस्ट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा भी कि नहीं, तो फिर भी आप नहीं लिख सकते। ठीक। ये साथ साथ नोट करते जाना आपने, ठीक है? ठीक है सर। अब पॉइंट 3 क्या हो जाएगा आपके पास? अब पॉइंट 1 में हमने डिफिनेशन की, उसको डिस्कस किया। पॉइंट 2 में हम कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। पॉइंट 3 क्या हमारे पास हो जाएगा? इनिशियल मेजरमेंट। कि हम एसेट को, जो हम कहते हैं ना कि कॉस्ट हमारे पास मेजर होनी चाहिए, रिलायबल मेजर होना चाहिए कॉस्ट का, जो पॉइंट 2 में हमने डिस्कस किया था, वो कॉस्ट को कैसे मेजर करना है। ठीक है सर। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास कॉस्ट में आ सकती हैं? कॉस्ट में। जी जी। सर कॉस्ट में अगर हम मतलब के परचेज, जब हम कोई परचेज करते हैं तो यही कॉस्ट में आता है। बिल्कुल ठीक है था। या। हाँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अलावा? इसके अलावा कॉस्ट में तो हम वही चीज मतलब कि जिस पे हमारा पैसा खर्च होता है और वो जी। तो अच्छा, यही इसके कॉस्ट। अलावा देखिएगा, ये अब अपने ये पॉइंट याद है। पहले कि हमने एसेट क्या है, जो तो हम एसेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, तो हमारे पास एसेट्स है।
जो प्रॉपर्टी हम पीपीई बोल रहे होते हैं उसमें आर होता है। सेकंडली हम इसको कवर, इसका मेजरमेंट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, इसका बेनिफिट होना चाहिए और इसकी कॉस्ट रिलायबल मेजर होनी चाहिए। दूसरी बात हमने क्लियर कर दी। तीसरी चीज हम इसकी कॉस्ट को कैसे सम करेंगे, जो तीसरे दूसरे पॉइंट में हमने कहा ना कि कॉस्ट रिलायबल मेजर होनी चाहिए, वो कॉस्ट क्या है अब। पहली चीज तो हमारे पास उसकी परचेज प्राइस है। ठीक है। ठीक है। हमने किसी कोई एसेट परचेज किया तो वो जो परचेज करते हुए हमने उसके अगेंस्ट जो पे किया वो हमारे पास परचेज प्राइस है। ठीक है ठीक सर। है। दूसरी चीज ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हों, जैसे कि उस एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हों, जो खर्चे होते हों, वो तमाम तर एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। ऐड करें। जैसे कि ठीक। आप अगर देखें, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं ना जिनको डिफरेंट पार्ट्स में लाया जाता है। ठीक है। वो एक साथ ठीक है। कैरी नहीं हो सकते। यानी आप ये जो चाहे एरोप्लेन में भी कुछ ऐसे एसेट्स हों जो शेप्स होते हों, तो साथ एक साथ सारे मतलब एसेट्स को तो वो ले जाकर वहां पे तो नहीं छोड़ते होंगे ना, पोर्ट पे। ठीक। वो डिफरेंट पार्ट्स में जाते होंगे और वहां जाके असेंबल होते होंगे। ठीक। इसी तरह कुछ ऐसे और मशीनरीज होती होंगी बिजनेसेस के अंदर, जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जापान और डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट होते होंगे, फिर यहाँ पाकिस्तान में लाकर उनको मर्ज किया जाता होगा। यानी एक ठीक बहुत है। बड़ी हैवी मशीनरी एक साथ नहीं आ सकती, यानी डिफरेंट पार्ट के अंदर लाया जाता है। ठीक है सर। क्लियर हो गया। जी तो सर। अब जब उसको असेंबल किया जाएगा तो उस पर भी तो कुछ स्पेंडिंग होगी ना, कुछ अमाउंट्स आपसे चार्ज की जाएगी। ऐसे तो नहीं है ना कि वो परचेज किया खुद ही वो असेंबल हो जाएगा। यस सर। तो वो जो असेंबल कर रहे हैं वो कॉस्ट भी क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। तो हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री के अंदर है। हमें ये आपने नोट करते जाना, परचेज प्राइस, सेकेंडली डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऐसी कॉस्ट जिसमें आप जैसे एसेट्स को असेंबल कर रहे हैं उसके बगैर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, तो ये भी कौन आपकी कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एट्री- ठीक है। ठीक है इसी सर। तरह कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं आप जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। देखें, आप अगर टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं ना, जो भी स्पेंडिंग करते हैं, तो वो आपको वेट इनपुट की सूरत में आपको वापस मिल जाता है। ठीक है सर। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी कस्टम ड्यूटीज आप पे करते हैं ड्यूरिंग इंपोर्ट। ठीक है। जब कंट्री में इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो चेकिंग पॉइंट पे आप कोई ऐसे स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को ड्यूटीज पे कर रहे होते हैं जो कि रिटर्न नहीं होना, जिसने कभी रिटर्न नहीं होना। ठीक है। अगर आप वो पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपको कंट्री के अंदर अलाउ नहीं करेगी आप एसेट को इंपोर्ट करें। ठीक है तो सर। मतलब ये कि वो मैंडेटरी हो गया एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए कि आप वो पे करें, तो अब वो भी एसेट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या टैक्सेस एसेट का पार्ट बन सकते हैं, तो आप कहेंगे डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन वो टैक्सेस जो रिफंड ना हो। ठीक है सर। लेकिन ऐसे टैक्सेस जो रिफंड हो जाएं वो एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा। जी सर। इसके अलावा जब हम एसेट की कॉस्ट को मेजर करते हैं ना, तो कोई फ्यूचर के अंदर कोई हम उसकी एसेट की वैल्यू में या एसेट में हम कोई इंप्रूवमेंट लेकर आए, वो भी हम एसेट का पार्ट बनाते हैं। ठीक है सर। फ्यूचर के अंदर कोई एसेट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट लेकर आए, ठीक है, जिससे एसेट की वर्किंग कंडीशन बेहतर हो जाए, जिससे एसेट ज्यादा अर्न करके हमें दे। ठीक है। जिससे एसेट की एफिशिएंसी बेहतर हो जाए, तो ऐसा कोई एक्सपेंस अगर हम कर रहे हैं तो वो भी एसेट का पार्ट बनेगा। सही। ठीक है। तीन बातें जब हम एसेट को मेजर करते हैं, पहली चीज परचेज प्राइस, परचेज। दूसरी चीज डायरेक्ट असेंबल। होती, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया आपको। तीसरी चीज अपडेट, कोई अपडेट कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। अपडेट। जी जी। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक। तो ये ठीक। तमाम तर जितने भी आपके कॉस्टें होंगी ये एसेट का पार्ट बनेंगी। तो अब तक जितने पॉइंट जरा मैंने आपको बताए हैं, जरा नोट कर लो अपने पास, ताकि थियोरेटिकल पॉइंट आपको याद रहे। कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें, आप मुझसे डिस्कस कर लें, क्वेश्चंस कर लें। ठीक। सर ये असेंबल में हम मतलब कि असेंबल में अलग अलग पार्ट्स लेके आते हैं ना, तो फिर असेंबल होते हैं तो पहले से ही मतलब कि एक जगह पे असेंबल होना
जी, और हम पहले से भी एक जगह उधर पे लेके असेंबल करके, जी पहले से भी हम एक जगह पे असेंबल करके लेके आ सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो फिर हमारे पास ऐसी व्हीकल्स नहीं होती जो उसको कैरी कर सके। जिस तरह अगर आपने देखो 2-3 ईयर अगो सऊदीया के अंदर एक एरोप्लेन आई थिंक वो था एयरपोर्ट पे, जिसके एक एक पार्ट्स को थ्रू ट्रक वो डिलीवर किया था आई थिंक रियाद या किसी सिटी के अंदर। यानी उसके एक पर को एक ट्रक पे रखा था, दूसरे को दूसरे पे रखा था, बाकी पार्ट्स को तीसरे पे रखा था। तो इस तरह से असेंबल हुआ, इस तरह से वो कैरी मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन हुई थी। अच्छा। यानी आप एक रोड पे पूरा एयरप्लेन तो एक ट्रक पे रख के नहीं ले जा सकते ना, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो डिफरेंट पार्ट में आप लेकर गए और बाद में उसको असेंबल किया। ठीक। क्लियर हो गया। जी सर। और अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं तो एयरपोर्ट के राउंड अबाउट आप किसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं देखेंगे जो एरोप्लेन बनाकर वहीं खड़ा करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तो मतलब ये डिफरेंट जी। पार्ट्स में आते होंगे फिर असेंबल होते होंगे। तो अब असेंबल, उसको असेंबल करने के लिए भी आपको आपके पास एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो जो डेफिनेटली फिर उनके चार्जेस होंगे। तो ये भी एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए, अब मैंने तो एक एग्जांपल दी ना, आप जी इससे सर। डेफिनेट एग्जांपल ले सकते हो। अब जैसे कि आप इस मशीनरी किसी किसी जगह पे लाते, किसी कंपनी के अंदर, तो वहां पे ठीक उससे पहले उसकी साइट प्रिपेयर की जाती है ताकि उसको इंस्टॉल किया जाए, कुछ सीमेंट लगाई जाती है, वो इसको इस तरह से उसकी जो साइट है ना उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि वहां पे उस एसेट को रखा जा सके। ठीक। ठीक है, जमीन से कुछ उठाकर ताकि उसको पानी टच ना करे और XYZ कुछ ऐसी साइट पर तो वो भी कौन सी कॉस्ट है, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना, हम उसको भी एसेट का पार्ट ठीक। बनाएंगे। जी सर। क्लियर हो गया। जी सर। जी। हम एसेट को हमारा रिकॉग्निशन करिए, दूसरी पॉइंट में हमने कहा था कि एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबल मेजर हो। अब कॉस्ट कैसे मेजर करनी है उसके लिए हमने फिर 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए फर्दर पॉइंट 3 में। ठीक। अब हमने हमें हमने ये सीख लिया कि कौन कौन सी कॉस्टें एसेट का पार्ट बनती हैं या हमने बनानी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉस्टें एसेट का पार्ट नहीं बनेंगी। हम इस लेवल पे हैं अकाउंटिंग के अब कि हमारा एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये वाली कॉस्ट है क्या ये एसेट का पार्ट बनेगी। तो आपको जहां तक ये पता है कि ये एसेट का पार्ट बनेगी, वहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली कॉस्ट एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है। क्लियर हो गया। जी सर। अब कौन सी कॉस्ट जो एसेट का पार्ट नहीं बन सकती? सर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि आप अगर एक्सीवेटर होता है जो जिससे हम रोड वगैरह बना रहे होते हैं और साइड बना रहे कॉस्ट। होते हैं, आपने नेम सुना होगा एक्सीवेटर। यस सर। ठीक है। अब इसका एक टाइम में काम एक जगह पे होता है, दूसरे टाइम में काम दूसरी जगह पे होता है, तीसरे टाइम में काम तीसरी जगह पे होता है, यानी ये डिफरेंट लोकेशन पे मूव होती रहती है। कभी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रियाद, दमाम और जद्दा, जुबैल, डिफरेंट सिटीज में ये शिफ्ट होती रहती है। समझ आ ठीक रही है। बात। जी सर। अब अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है तो इसकी जो रीलोकेटिंग कॉस्ट है ना, ये एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है। यानी आपने एक जगह पहले लाहौर में एक प्लांट इंस्टॉल किया, अब उसी प्लांट को दोबारा कैरी करके रावलपिंडी में लेकर आ रहे हैं, फिर रावलपिंडी से लेकर पेशावर में लेके जा रहे हैं, फिर पेशावर से सवार लेके जा रहे हैं, तो अब ये आप रीडिप्लॉय कर रहे हैं एसेट्स को, तो ये जो कॉस्ट है ना ये एसेट का पार्ट नहीं बनेंगी। बात समझ आइए। नहीं समझ आई सर। एसेट को ये। एक तो अच्छा, पहली चीज जो हमने एसेट को कौन कौन सी कॉस्ट है एसेट का पार्ट बनाना है वो समझ आई थी। जी सर। ठीक है। अब कौन कौन सी पॉइंट 4 में कौन कौन सी कॉस्टें हैं जिनको एसेट का पार्ट नहीं बनाना, अब इसको तो इनडायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब पहली चीज मैंने डिस्कस की कि री डिप्लॉइंग कॉस्ट, पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया री डिप्लॉइंग रीडिप्लॉइंग कॉस्ट। कॉस्ट, पहला पॉइंट जब ठीक है, पॉइंट 4 के अंदर है, ये आपने नोट करते जाना है री डिप्लॉइंग कॉस्ट। अब री डिप्लॉइंग कॉस्ट को हम एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। यानी आप एक एसेट्स को, पहले मैंने आपको एग्जांपल एक्सीलरेटर की दी ना, कि हम ऐप जो एक्सीलरेटर परचेज किया है और जी सर। वो डिफरेंट पार्ट के अंदर है, तो उसको संभल करके आपने प्रॉपर एक्सीलरेटर बना दिया, ठीक है, वो आप क्या बन गया आपका, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो वो आपके एसेट का पार्ट बनेगा। इसी तरह अगर आप
टावर क्रेन देखी हो आपने? टावर क्रेन जानते हैं ना, जो वो बहुत ऊंची लगी होती है। सर। जी सर। ठीक है जो बड़ी कंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। तो उन उनमें एक टावर क्रेन लगी होती है। जी सर, मुझे अभी समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह और मतलब कि अगर रावलपिंडी में कोई काम हो तो उसके लिए एक्सवीटर ले आना, या वो टावर, वो क्या कहते हैं, जो टावर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो टावर गाड़ी क्रेन ले आना, और उस पे जो खर्चा आता है वो खर्चा मतलब कि इसके कॉस्ट में, वो इसके प्राइस या इसके एसेट में शामिल नहीं होगा ना? नहीं होगा। देखिए, अब दो चीजों में फर्क कीजिएगा। अब बात पॉइंट तक पहुंच गए, अब दो पॉइंटों में अब थोड़ा सा फर्क कीजिएगा। एक ये है कि फर्स्ट टाइम मैं कैरी करके ला रहा हूँ और मैंने इंस्टॉल कर जी। दिया। फर्स्ट टाइम ठीक है। कैरी करके ला रहा हूँ और मैंने इंस्टॉल कर दिया, वो तो एसेट का पार्ट बनेगा। ठीक है। लेकिन मेरे पास एसेट कुछ इस नेचर का है कि बार बार मुझे उसकी जगह चेंज करनी पड़ती है। तो अब फर्स्ट टाइम के बाद जो बार बार चेंज कर रहा हूँ वो एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे टावर क्रेन है ना, आप पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रावलपिंडी के अंदर, फिर यहाँ से वो ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अब उस टावर को क्रेन को आप कैरी कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, फिर इस्लामाबाद से आप एबटाबाद के अंदर, एबटाबाद से आप हारीपुर के अंदर, तो ये बार बार आप डिप्लॉय कर रहे हैं। अब ये एसेट का पार्ट तो नहीं बनेगी। इस तरह तो ठीक। आप ऐड करते गए तो ये तो एसेट मिलियंस बिलियन में चला जाएगा, तो आपने हर मंथ चेंज करना होता है। ठीक है। समझ आई बात? जी सर। रीडिप्लॉइंग कॉस्ट को एसेट का पार्ट नहीं बनाना। ठीक है सर। ठीक है। इसी तरह कोई आप बहुत हैवी मशीनरी लेकर आ रहे हैं, जिस तरह हॉस्पिटल वाले अक्सर एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे पास ये वाली मशीन आ चुकी है, अब आपने अगर इससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवानी तो हमारे पास आ जाए। होता है ना, कभी ठीक आपने एडवर्टाइजमेंट देखी हो हॉस्पिटल की? है। जी सर। ये वाली मशीन जो हैं, ये वाले अब तक किसी के पास नहीं है, ये हम वाहिद हॉस्पिटल्स हैं जो कि इस्लामाबाद रियाद के अंदर है, जो हमारे पास ही हैं। ठीक है। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट भी अगर आप कर रहे हैं ना एसेट से रिलेटेड, तो वो भी एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, बार बार मतलब कि कर रहा। नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट की हाँ। बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है। अब अक्सर एसेट्स होते हैं ना, जो कि जिस तरह आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप एक ऐसा एसेट परचेज कर लेते हैं जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या रियाद के अंदर किसी के पास नहीं है वो एसेट, ठीक है। सिर्फ आपके पास है। तो आप उसको क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि मैंने ये एसेट परचेज कर लिया, मेरे पास है। किसी को ये एसेट्स रेंट पे चाहिए या किसी को ट्रीटमेंट करवानी, तो आप मेरे पास क्या आ जाए, आ जाए। अच्छा। अब ये ठीक है। मार्केटिंग कर रहे हैं ना वो, लेकिन ये मार्केटिंग हो रही है उस एसेट्स की। ठीक। ठीक है। तो अब ये भी जी। एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया? इसी तरह जी। आपने बात की थी इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, वो भी एसेट का पार्ट नहीं बनी। नहीं बनेंगे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आपने एसेट्स को देखने के लिए, एक बहुत एक्सपेंसिव एसेट्स को देखने के लिए, एक बहुत एक्सपेंसिव एसेट है, ठीक है, मिलियंस ट्रिलियन डॉलर का एसेट है। आपने सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे या कैमरा वगैरह इंस्टॉल किया, या दो आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह है ना, या फिर आपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहाँ पे रख दिया जो उसको केयर कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ठीक है। ठीक। और इस ये तो आमतौर जितनी भी कॉस्ट है एसेट का पार्ट नहीं बनेंगी। ठीक है सर। इसी तरह आपके जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं या ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, वो भी एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। नहीं बनेगी। अब आप कहेंगे सर ये बात समझ ही नहीं, ऑपरेटिंग लॉस ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक पहले मैंने, नॉर्मल अच्छा, लॉ। मैं पहले पॉइंट मैंने कहा था कि एसेट का पार्ट नहीं बनेगा आपके रीडिप्लॉइंग कॉस्ट, जो कि मैंने एग्जांपल देके आपको क्लियर किया। जी सर। दूसरा मैंने कहा था उसके बाद आप क्या नाम है, डिप्लॉइंग के बाद आपके पास आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। और फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। जी, तीसरी चीज मैंने कहा इनडायरेक्ट कॉस्ट। जी अब सर। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल दी। जी सर। ठीक है। और अब नंबर फोर एग्जांपल मैं आपको पॉइंट फोर बता रहा हूँ, ये कि आपके पास जितनी भी ऑपरेटिंग लॉसेज है ना, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये भी एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। अब आपके बात आप कहेंगे इस बात समझ ही नहीं आई। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरह की, या ऑपरेटिंग लॉस किस तरह का? ऑपरेटिंग कॉस्ट सम टाइम ना आपको, जिस तरह आप प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, जी सर। प्रिंटिंग करते हैं तो मेरी इंस्ट्रक्शंस या मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, आपको मशीन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेटअप करना पड़ेगा, उसकी डिजाइन, फॉन्ट, कलर, और वो सेटअप करना पड़ेगा आपको। ठीक। इसी तरह फिर मेरे ही
तरह के एक और टीचर ने आपको ऑर्डर दिया और आपको दोबारा से इसको सेटअप करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। इधर ठीक है। थर्ड पर्सन ने, तो बार बार सेटअप करने पे आपकी ये कॉस्ट आ रही है ना। जी सर। अब ये जो बार बार सेटअप कर रहे हैं ना, तो ये भी एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जिस तरह रीडिप्लॉइंग कॉस्ट एसेट का पार्ट नहीं बनता था, बिल्कुल सिमिलर उसी जैसा कंसेप्ट है कि जो आप बार बार सेटअप करते हैं उसमें भी आपकी कॉस्ट आती है। इसको आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसिडर करेंगे, एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। नहीं बनेगा। तो अब तक हमने दोनों पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं, दोनों पॉइंट्स कि हमने किन चीजों को एसेट का पार्ट बनाना है और किन चीजों को एसेट का पार्ट नहीं बना। नहीं बनाना। क्या आपको क्लियर है ये चीजें? एक मिनट ले लें और फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जिनको एसेट का पार्ट बनाना है, कौन कौन से पॉइंट जिनको एसेट का पार्ट नहीं बनाना। सर एबनॉर्मल लॉस भी है इसमें? अच्छा, अब नॉर्मल लॉस नॉर्मली हमारे पास जब हम प्रोडक्शंस करते हैं ना, उस कंसेप्ट हमारे पास आ रहा होता है। एक हमारे पास जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, यूनिट जी बनाते सर। हैं, तो उसका कंसेप्ट वहाँ अप्लाई होता है। ठीक है। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल से हम किसी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वेस्टेज होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ होती हैं, वो कंसेप्ट हमारे पास वहाँ आ रहा होता है। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी लॉस जो कि मशीनरी डैमेज हो चुकी है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, तो आप वैसे पार्ट वैसे ही लॉस है आपका, मतलब वो इस ठीक कंसेप्ट में है। अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। लॉस बस, सिर्फ। जी जी, आपके पास ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग लॉस, बात है कि है ना, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपकी एक्चुअली वही एक्सपेंसेस हैं जो आपको आपके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं ना। ठीक है। लॉस कंसिडर कर लें आप, सेकंड इन अदर वर्ड्स। ठीक है। मैं रीडिप्लॉइंग कॉस्ट हो गया। जी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगा। जी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखें, ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपकी कैपिटलाइज जी सर। कैपिटलाइज नहीं नहीं हो। हो। ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया, ठीक है, और वो एक्सपर्ट बन गया उस एसेट को यूज करने में, तो अब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसको वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, ठीक है। वो मेरी ऑनरशिप में नहीं है। ठीक है। ठीक है, आज अगर वो जैसे ही वो ट्रेन होता है तो मैं भी, मुझे छोड़ के कहीं और चला जाए, ठीक है। नहीं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं इसलिए इसको एसेट बना नहीं सकता। ठीक है सर। ठीक है, तो पहली चीज हमने कंसिडर की है, फिर चीजों को एसेट का पार्ट बनाना है, परचेज प्राइस, डायरेक्टली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज बनी होंगी। ठीक है, और और इसी तरह जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने डिफरेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में कि डिफरेंट पार्ट लेकर आप मर्ज करते हैं, जगह संभल करते हैं, तो एसेट का एक पार्ट बनेंगी कॉस्ट। और तीसरी चीज मैंने कहा था कि आपने कोई अपडेट की है एसेट के अंदर, कोई एसेट को अपग्रेड किया है, तो वो भी एसेट का पार्ट बनेगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाए। पहले ठीक। गाड़ी सीएनजी भी थी, अब आप ऑयल पे शिफ्ट कर दिया। ठीक। ठीक है, तो उससे उसकी इंप्रूवमेंट बेहतर हुई है ना, तो एसेट का पार्ट जी बनेगा। सर। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर कर सको, और आपको आइडिया है कि आप जो मोर देन अराउंड अबाउट 30 to 40% जो हैं वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही होते हैं। ठीक है सर। सर ये कॉस्ट में जो एसेट का पार्ट बनेगा, ये पहले परचेज प्राइस है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल। जी जी, और इसमें फिर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल में असेंबल भी आता है, और साथ ही हाँ, अ, यानी वो पॉइंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ना, फिर आपको मैंने क्या किया, एग्जांपल दी ताकि आपको वर्ड समझ आ जाए कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब है क्या। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर मैंने और एग्जांपल अपडेट, दी। इसमें इम्प्रूवमेंट, अपडेट जो जी, आता है। अब ग्रेड जिसे आप कह सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। फिर कौन कौन सी कॉस्ट एसेट का पार्ट नहीं बन सकती? ये पहले रीडिप्लॉइंग कॉस्ट है, और एडवर्टाइजमेंट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, हम्म, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट। ये हो गया, ये सारी की सारी जी कॉस्ट सर। है आपकी एसेट का पार्ट नहीं बन सकती। और सर जब हम ये क्लास ले लेंगे तो इसके वो क्वेश्चन अगर शेयर कर दे तो। चले, मैं देखता हूँ मैं। इसके बाद ठीक। हम, अच्छा, अब मैंने कुछ हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स थे ना, हमने पहले एसेट की डेफिनेशन देखी, फिर मेजरमेंट क्राइटेरिया देखा, फिर हमने एसेट को किन कॉस्टों को ऐड करना है और किन कॉस्टों को ऐड नहीं करना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं
कंपल्सरी डिस्पोजल एंड डिसमेंटल कॉस्ट। ठीक है। अब ये भी एसेट का पार्ट बनेंगे, कंपल्सरी डिस्पोजल एंड डिसमेंटल कॉस्ट। ठीक है सर। अब आप कहेंगे ये बात समझ ही नहीं, ये एसेट का पार्ट क्यों बनेंगे? ऐसा होता है ना सम टाइम, कि आप किसी जगह पे किसी साइट को पे कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए ना, आपको गवर्नमेंट से अप्रूव, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कंपल्सरी जी। डिस्पोजल डिसमेंटल कॉस्ट की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, कि हम इस जो आपके फॉरेस्ट हैं, इस फॉरेस्ट के अंदर ये मशीन लगा रहे हैं, ये काम, ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम ठीक है आपको अलाउ करते हैं, लेकिन आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो जितना आप एनवायरमेंटल डैमेज करेंगे, जो ट्रीज आप वहाँ पे कट कट करेंगे, तो आपने दोबारा से इसको मतलब उस वर्किंग रिपेयर करना है, यानी आपको ना दोबारा से उतने ट्रीज लगा देने हैं, और साइड को दोबारा से जो भी कंस्ट्रक्शन की होगी उसको डिमोलिश करके चले जाना है, ठीक है। ऐसे। तो आपके आपने क्रॉस आर्गुमेंट किया कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें तो मेरी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाएगी। आपने गवर्नमेंट को कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे तो मेरी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाएगी दोबारा उसको रिपेयर करने में। ठीक है। अब गवर्नमेंट कहेगी कि अगर आप ये नहीं कर सकते, तो हम एज पर अवर रूल, एज पर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी, हम आपको लाइसेंस भी अलाउ नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे इस ठीक। तरह के वर्किंग करें। इसका मतलब ये है कि आप वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली डायरेक्ट कॉस्ट है ना आपके एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए। ठीक है। अगर आप ये एक्सपेंस नहीं करते, तो आपका एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है। क्लियर है? तो सम जी। टाइम ऐसा होता है ना कि फ्यूचर के, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 12 ईयर लेटर, हमने उस साइट को वापस प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। ठीक है, उस साइट को वापस उस कंडीशन में लाना होगा जिस कंडीशन में आज है, या उस ठीक है जैसी सर। कंडीशन में लाना होता है, उस जैसी, आप उस सेम कंडीशन में नहीं, उस जैसी कंडीशन में लाना होता है। ठीक है सर। तो उस पे हमारा हमारी कुछ कॉस्ट आती है, ठीक है सर। और वो कॉस्ट हम इनकर्ड करेंगे आफ्टर 12 ईयर। बात समझ आ रही है आपको? जी सर। हम कब इनकर करेंगे? आफ्टर 12 ईयर। 12 ईयर। और ये आफ्टर 12 ईयर ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। और मैं ठीक है। एसेट को आज कैलकुलेट कर रहा हूँ, आज से 12 साल बाद नहीं। ठीक है। मैं एसेट को आज कैलकुलेट कर रहा हूँ, अच्छा। टुडे, नॉट आफ्टर ट्वेल्व ठीक है। ईयर तो अब वो जो कैश ठीक। फ्लो मुझे 12 साल बाद इनकर्ड करना है, आपने प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। जी सर। तो हम उस कैश फ्लो को जो 12 साल बाद इनकर्ड होना है, हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने परचेज प्राइस भी प्रेजेंट वैल्यू में दी, ठीक है। ठीक है, मैंने उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी प्रेजेंट वैल्यू में दी, ठीक है। मैंने उसकी असेंबलिंग कॉस्ट भी प्रेजेंट वैल्यू में दी। ठीक है। अब कैश फ्लो में कैसे फ्यूचर की वैल्यू में, जो मैं डिसमेंटल कॉस्ट कैसे मैं फ्यूचर वाली ले सकता हूँ, उसको भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू। जी सर। ठीक है, डिस्पोजल एंड ठीक है। डिसमेंटल कॉस्ट को भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट ठीक है। करके मैं एसेट का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे आप बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोटिस नहीं किया होगा, जो आपके माइंड में नहीं आया होगा, आप एक कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं आफ्टर 12 ईयर। ठीक है। क्या आपने आज दे दिया वो कॉस्ट? नो सर जी, ये अक्रूवल है ना। ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। समझ आ रही बात? ठीक है। जी सर। क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। तो आपका अगर पॉइंट्स किसी थियोरेटिकल पॉइंट्स में ये पूछा जाता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि एसेट से रिलेटेड है, जो कि डिस्मेंटल है, क्या ये आपकी लाइबिलिटी है कि नहीं, तो आप उसको वहां पे क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये हमारी क्या है लाइबिलिटी। उसके पीछे लॉजिकल रीजन भी है। ठीक है एक सर। तरफ डेबिट साइड पे तो एसेट डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट साइड पे क्या बनेंगे? आपकी प्रोविजंस। एक प्रोविजन ठीक है, या एक्रूवल, बस यही की बात। आप इसको प्रोविजन ट्रीट करते हो। इसके लिए बेस्ट जो आप ठीक। वर्ड यूज कर सकते हो ना, आपने आई एस जी 30। सर। जी, जी सर। ठीक है।
आपने आज 37 पर 37 देखा होगा, प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी इन कंटीजेंट एसेट्स। जी सर। ठीक है। उसमें आपके आपको मतलब एग्जैक्ट वो जो आउटफ्लो है ना वो क्लियर नहीं होता कि कब आपने वो इनकट कर लेना। अनसर्टेन। अनसर्टन टाइम अनसर्टन। ठीक है। तो इसलिए जी। आप इसको क्या करते हो, प्रोविजन बनाते हो। ठीक है। आज कितने क्या बनाएंगे इसको आप, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है सर। तो डेबिट आपके पास ऐसा, जब आप ये जो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, ये आपके पास क्या बन जाएगी आज आज के दिन। डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो भी एसेट परचेज करोगे, क्रेडिट क्या बन जाएगी, प्रोविजन है प्रोविजन। एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है। क्लियर हो गया। जी सर। तो अब तक आपने जहां तक ये पॉइंट्स पढ़े हैं जरा इनको रिवाइज कर लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, पहले हमने पढ़ा वो रिकग्निशन क्राइटेरिया। हम्म। इसमें प्रोबेबल आउटफ्लो होगी और रिलायबल मैयर होगी। कॉस्ट का और साथ ही। रिलायबिलिटी, ये दो पॉइंट होंगे तो हम एसेट को जी रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट जी। में से एक भी में से है तो हम एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, ये थियोरेटिकल पॉइंट्स आपने आज ही क्लियर कर लेने हैं। अगर कोई एक दो मिस होंगे तो मैं कल कवर कर दूंगा, फिर हम क्वेश्चन डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जितनी भी ठीक है थियोरेटिकल सर। पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आज ही आपने नोट कर लेने। कल की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर कॉस्ट है। कॉस्ट में परचेज प्राइस आएगी और साथ ही डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल और अपडेट अपग्रेड ये। अपग्रेड। ठीक है। ये है। और ये जो कैपिटलाइज नहीं होंगे वो कॉस्ट है रीडिप्लॉइंग कॉस्ट। जी वो उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको। एडवर्टाइजमेंट रीडिप्लॉइंग कॉस्ट वो मतलब कि ऐसे कॉस्ट जो बार बार हमें बट उस हाँ आगे चीज पे आगे कर। करेंगे। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट, वैसे अब क्लियर हो गया ना, आगे चलो। और ये सेकंड है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ट्रेनिंग कॉस्ट है। चलो और फिर आखिरी जो हमें हमने एसेट का पार्ट बनाना है वो है डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट है। इस पे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो अगर ये क्या होती है। सर ये ऐसे कॉस्ट है जो हमने मतलब कि अगर आज हमने एक एक प्रोजेक्ट करना है और गवर्नमेंट हमें ये बताए कि मतलब कि 12 या 10 साल बाद आपने यही जगह या यही जो एसेट है आपने या जो खराब किया है इसको आपने 12 साल या 10 साल बाद उसी तरह ही बनाना है जिस तरह ये पहले था। उस तो जैसा बना इस पे देना जो है। हमें हाँ, ठीक है जो ठीक ये है। इस पे हमारा जो कॉस्ट आएगा ना हम्म। वो तो हमें 12 साल ही बाद हमें पता चलेगा। तो आज ही हमने इसके कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे एसेट पे आएगा। तो बिल्कुल। उसको हमने प्रेजेंट कैश वैल्यू में मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा जो कि 12 साल हमें वो जी। कॉस्ट देना होगा। अच्छा अच्छा मैं तो ये बिल्कुल बेहतरीन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने फ्यूचर वैल्यू थी आपकी 12 12,000, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आई तो वो आई 8,000। तो अब 8,000 की एंट्री क्या पास करोगे आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्यूचर वैल्यू आपकी लेट्स को 12,000 कैश फ्लो, उसको आपने 909 से मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई एट सर थाउजेंड नॉन करंट एसेट को हमने पार्ट बनाना है और फिर प्रोविजन तुम्हारे पास एंट्री डेबिट होगी डेबिट पीपीई, यानी डेबिट मशीनरी बिल्डिंग, डेबिट पीपीई जो भी और एसेट है, क्रेडिट और क्रेडिट प्रोविजन। प्रोविजन। क्लियर हो ठीक गया। है सर। जी सर। अच्छा, इस पे एक कंसेप्ट और है, कल मुझे याद करवाना, जो कि अभी आपको एकदम समझ नहीं आएगा। अनवाइंडिंग ऑफ डे, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवर्डिंग ऑफ। अनवाइंडिंग ऑफ प्रोविजन, जो अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू में शिफ्ट किया ना उसको। ठीक है। तो एक साल बाद वो प्रेजेंट वैल्यू एक साल बाद वाली बन जाएगी ना। जी सर। तो उसमें उतनी वैल्यू में ऐड कर लेंगे जितने से वो। अब मैं कल प्रैक्टिकल जब कराऊंगा ना, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन ये आपने ठीक है। नोट कर लेंगे। अनवाइंडिंग ऑफ। डिस्काउंट, इसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो ये आपने मुझे कल याद करवाना है कि अनवाइंडिंग कैसे होती है, और हम इसको क्या, फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा। अच्छा, जब भी आप ना एसेट्स को फ्यूचर के अंदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जब करते हैं, यही पॉइंट है ना नेक्स्ट।
जी सर। सब एक्सपेंडिचर जब करते हैं, तो उससे आप, पहली चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, उससे आपको आपकी एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए, फ्यूचर के अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, उस वैल्यू से आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। हेलो। जी सर। देखें, पहले आपकी एसेट की वैल्यू थी 10,000। अब आपने जी। आफ्टर 5 ईयर आपने सीएनजी से उसको ऑयल पे शिफ्ट किया साथ, तो वैल्यू में इंक्रीज आया 5 ईयर बाद, ना कि जी सर। 5 ईयर पहले। तो जब जिस दिन इंक्रीज आया उस दिन आप एसेट का पार्ट बना दोगे ना उसको। जी सर। जिस दिन इंक्रीज आया आप उसी दिन एसेट का पार्ट बनाओगे। ठीक। ऐसे ही है। जी सर। अब आपको नहीं लगता कि जिस दिन एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया है उस दिन उसकी डिप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी उस साल में। जी सर। बात समझ आइए मेरी क्या बात कर रहा हूँ। जी। जी सर। मतलब कि जिस साल में हमने उसकी वैल्यू में इंक्रीज बढ़ा लेकर दी ना, तो उसकी फिर डिप्रिसिएशन भी वो आएगी ज्यादा ज्यादा। होगी। ज्यादा आएगी डेफिनेट। आपकी बात समझ आ रही है ना, कि आपने फ्यूचर के जी अंदर सर। एसेट में मजीद कोई ऐसी चीजें लगा दी जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, जिससे वो जी ज्यादा सर। बेनिफिट आपको ऑन कर दे रहा है। तो अब उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो जब ज्यादा हो ठीक है। गई है तो उसकी डिप्रिसिएशन भी ज्यादा आएगी। ठीक है। अब ये जो डिप्रिसिएशन ज्यादा है ना, इसको आप अप्लाई करोगे प्रोस्पेक्टिव कंसेप्ट से। किस कंसेप्ट से? पर्सपेक्टिव कंसेप्ट से। IS 8, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर इन प्रायर पीरियड, एक स्टैंडर्ड आपके पास। ठीक है, क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक। बहरहाल रिवाइज भी कर लेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव क्या है कि आज जिस दिन वो इम्प्रूवमेंट आई है ना, उस दिन और उस दिन के बाद वो नई डिप्रिसिएशन अप्लाई होगी, या नई वो जो भी पॉलिसी वो अप्लाई होगी। क्लियर? सही। तो जी जिस, सर। देखें, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज है तो डिप्रिसिएशन ज्यादा होगी डेफिनेटली। ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि ईयर 1 में जाके डिप्रिसिएशन ज्यादा कर दो, ईयर 2 में भी डिप्रिसिएशन ज्यादा कर दो, ईयर 3 में भी ज्यादा कर दो, ईयर 4 में भी ज्यादा करो। ये तो आपको समझ आ रही है ना कि उस टाइम में तो उसकी वैल्यू कम थी, तो आपने डिप्रिसिएशन भी जी कम सर। कर दी। लेकिन जैसे ईयर 5 में आपने उसमें इंप्रूवमेंट की तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। तो अब आपने प्रोस्पेक्टिव कंसेप्ट से इसको आगे लेके चलना है, ठीक है सर। जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिवली हम अप्लाई करेंगे, यानी डिप्रिसिएशन उस साल में ज्यादा होगी और साइकिल वाले ईयर में ज्यादा होगी। ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वहां पे आपके पास?